हेलो स्टूडेंट, ये आपके लाइव प्रोसेस के एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द डैश फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के एक्शन से कौन बचाता है? हार्ट, लीवर, यानी कि जो म्यूकस है वो स्टोमक को एसिड के एक्शन से बचाता है, तो आंसर आ जाएगा स्टोमक। नेक्स्ट है पायरुवेट इज ए मोलिक्यूल ऑफ हाउ मैनी कार्बन एटम। पायरुवेट एक मॉलिक्यूल है, उसमें बताने हमें कितने कार्बन एटम हैं। तो पायरुवेट में 3 कार्बन एटम होते हैं। पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल, उसमें कितने होते हैं? 3 कार्बन एटम होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द स्टोमक, यानी कि स्टोमक से द फूड एंटर कहाँ करता है? फर्स्ट लीवर में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अनस। तो स्टोमक से सीधा कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, तो इसका आंसर होगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का वह सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? विच इज़ फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस, जो फिट रहता है कॉम्पैक्ट स्पेस में, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोयलिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारी कोयलिंग होती है, यानी कि आप एक कोयल की फॉर्म में होता है, आपस में सारा एक दूसरे के ऊपर गोल गोल घुमा रहता है। ऐसा इनमें से कौन सा पार्ट है? फर्स्ट है लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अब देखिए इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। आपने देखा है लॉन्गेस्ट पार्ट, यानी कि बहुत लंबी होती है, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, वैसे इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और यह फिट रहती है कॉम्पैक्ट स्पेस में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिट रहती है एक्सटेंसिव कोयलिंग के रूप में, कोयल के रूप में। आगे आता है 5 क्वेश्चन, हर्बीवेरियस जो हर्ब खाते हैं, यानी घास फूस खाते हैं, ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की आवश्यकता होती है, टू अलाउ द डैश टू बी डाइजेस्टेड। अब उसमें से आंसर देखिए क्या क्या है इसके ऑप्शन, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, सेलुलोज। अब हमें इसका आंसर बताना है। जितने भी हर्बीवेरियस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, क्योंकि वे घास खाते हैं, ग्रास, और ग्रास में होता है यानी कि उन्हें डाइजेस्ट करना होता है। इसका आंसर आएगा, इस पे फैट पे गलत निशान लगा हुआ है, इसका आंसर आएगा सेलुलोज। जितने भी हर्बीवेरियस हैं, हर्बीवेरियस में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर सेलुलोज। ध्यान से देखना है, फैट्स पे गलत लगा हुआ है निशान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि हमें बताना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह साइट है कंप्लीट डाइजेशन की, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। तो इनमें से हमें आंसर दिए गए हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑल ऑफ अबव। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का भी, कार्बोहाइड्रेट्स का भी और प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अब स्टूडेंट देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या होते हैं ग्लूकोज? 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके बाद में क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। टेक प्लेस इन द, यह काम कहाँ पर होता है? यानी कि ब्रेक डाउन द ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, और यह टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे कहा जाता है पायरुवेट। तो टेक प्लेस इन द, यानी कि इसका कहाँ पर ये होता है काम?
तो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनना, जिस पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये सभी काम कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म आपको पता ही है कहाँ पर होता है? सेल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। साइटोप्लाज्म भी कहते हैं इसे हम, प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब पायरुवेट को ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट का भी हम क्या करेंगे? ब्रेकडाउन करेंगे यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द, यानी कि यह कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। हमें इसका आंसर इन चारों में से बताना है। कहाँ पर होता है पायरुवेट? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है 3 कंडीशन बनती है, और यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम हम इसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो इसलिए पायरुवेट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, तो यह कहाँ पे होता है काम? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोटीन डेफिशिएंसी कोज, प्रोटीन की कमी से, कावेस्कोर मैरस्मस आर द डिसीज़ कोज्ड बाय लेक ऑफ, यानी कि सीधी सी बात है, कावस्कर जैसी बीमारी या मैरस्मस की बीमारी डिसीज हो जाती हैं, और वे बीमारियां किसकी कमी से होती हैं? हमें ऑप्शन दिए हुए हैं फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। हमें बताना है ये। देखिए, अब क्वेश्चन तो मेनली रूप से ऐसा आएगा, कावस्कर मैरस्मस आर द डिसीज कोज्ड बाय द लेक ऑफ। तो वहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी वो बता दिया गया किस तरह से होता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसका आंसर किसकी कमी से हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से। वहाँ पर उसका क्वेश्चन का पूरा आंसर दे दिया गया था कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से कावस्कर और मैरस्मस रोग होते हैं। और यह किसके, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। मिनी माता, मिनी माता होता है छोटे छोटे फपोले हो जाते हैं शरीर पर, एक डिसीज़ है, छोटी छोटी फुंसी सी हो जाती है शरीर, सारे शरीर पर। कोज्ड डैश पॉइजनिंग, यानी कि किसकी मात्रा कौन से जहरीले पदार्थ से मिनी माता हो जाती है, जिसे कहते हैं, सुना होगा आपने कि माता निकल गई, उसे खसरा भी बोलते हैं। तो वह होता है, यानी मिनी माता डिसीज है एक, इज कोज्ड बाई फ्लोरीन, मरकरी, आयरन, फास्फोरस। तो किसकी कमी से होगा? ये मरकरी की कमी से। मरकरी एक पॉइजनिंग है, जहरीला पदार्थ है, उसके कारण क्या हो जाता है? मिनी माता जैसी डिसीज़ हमारे शरीर में हो जाती है, जो एक छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं और वो कई दिन तक परेशान करती हैं। आगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आता है इताई, इताई इज़ कोज्ड बाई पॉइजनिंग ऑफ। एक बीमारी है ये भी इताई, इताई की। उसमें कौन सा ऐसा हमारे पास है? फ्लोरीन, कैडमियम, आयरन, फास्फोरस। इनमें से, क्योंकि ये एलिमेंट भी हमारे शरीर में सभी मौजूद होते हैं, इनमें से बाय द पॉइजनिंग कौन सा पॉइजन्स हैं ऑफ, जिससे ये इताई, इताई कोज्ड होता है? तो ये होता है हमारा कैडमियम के कारण, यानी कि इताई, इताई इज़ कोज्ड बाय द पॉइजनिंग ऑफ, किसके पॉइजनिंग के कारण? कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण इताई, इताई होता है। जैसे मिनी माता मरकरी के कोज्ड के कारण हुआ था, इताई, इताई किसके कारण हुआ? कैडमियम के कारण हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ट्वेल्थ में टेक स्मॉल फूड क्वांटिटी एंड ऐड कॉपर सल्फेट। हमने थोड़ा सा स्मॉल फूड लिया, थोड़ा सा फूड ले लिया, और उसमें हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड कास्टिक सोडा मिला दिया। इफ़ इट टर्न्स वॉयलेट देन इट हैज़,
यदि यह वायलेट हो जाता है, इफ़ इट टर्न्स वायलेट, किस में बदल जाएगा, ये वायलेट में बदल गया, तो इट हैज़ नंबर फर्स्ट फैट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है या मिनरल्स है। तो यह होता है प्रोटीन, क्योंकि फूड में प्रोटीन की मात्रा होती है। स्मॉल फूड क्वांटिटी ली हमने, ऐड कर दे कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इफ़ इट टर्न्स वायलेट, अगर ये वायलेट हो जाता है तो देन इट हैज़, तो यह क्या है, यह है प्रोटीन। प्रोटीन ही, जब प्रोटीन में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिला दिया जाएगा तो उसका कलर यानी कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। देन इट हैज़ प्रोटीन, तो यह क्या है, प्रोटीन है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13th में है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक होती है एयर की यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। इज ए डैश देन इन द एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होना। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपने इक्वेशन की है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में की है और एक ऑक्सीजन की अब्सेंसी में की है। तो किस एनर्जी किस में ज़्यादा रिलीज होती है, एरोबिक में या एनारोबिक में? तो एरोबिक में एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ग्रेटर दैन इन द एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में जब ग्लूकोज की से पायरुवेट बन जाएगा और उसकी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो अधिक मात्रा में होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द टर्मिनल फास्फेट लिंकेज इन एटीपी, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्वलेंट टू, उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी किलो जूल पर मोल में, इज रिलीज्ड 8.5, 10.5, 20.5 और 30.5। तो इसका सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। फिर बता देता हूँ मैं, व्हेन द टर्मिनल फास्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्वलेंट टू, तो उसकी एनर्जी जो रिलीज होगी वह किसके बराबर होगी? तो वह होगी 10.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यानी कि रिलीज होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है, कॉल्ड डैश इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, इन विच द, जिसमें सेल्स क्या रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। तो वह हमें बताना है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड, यानी कि जो फ्लूइड मीडियम होता है बहने वाला पदार्थ, वह कौन सा है, वह, और इन विच, जिसमें सेल आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल्स सस्पेंडेड रहती हैं। देखिए इसका हमें दिए हुए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ है फ्लूइड, ब्लड में 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच, जिसमें सेल आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल सस्पेंडेड रहती है, वो क्या होता है, वो होता है प्लाज्मा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स, हमें नेम बताना है न्यूट्रिएंट्स का, दैट जो प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट, ऑल ऑफ अबोव, यानी कि हमें उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट्स मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। वह होता है फूड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। तो इसका मीन्स ये हुआ, नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स, तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स बाई
फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, तीनों के तीनों आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में ऑक्सीजन इज कैरीड बाय विच ब्लड सेल, यानी कि ब्लड की सेल्स होती हैं दो तरह की, WBC और RBC। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम, कैरी करने का काम किसका है? RBC का है, WBC का है, या प्लेटलेट्स का है, या प्लाज्मा का है? तो आप सभी को पता है, आपने सुना होगा जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन कम मात्रा में शरीर में पहुंच पाती है। तो हीमोग्लोबिन यानी कि किससे संबंध रखता है? RBC से। तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल कैरीड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इज कैरीड बाय RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के द्वारा ऑक्सीजन को प्रत्येक पार्ट में पहुंचाया जाता है शरीर के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आता है। अब 18th क्वेश्चन में आप देखिए, 18th क्वेश्चन है, इफ़ द एल्वोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट। एल्वोली तो आपने सुना ही है, लंग्स में होती है। अगर उसको हम स्प्रेड कर दें, फैला दें, तो उसका एरिया कितना होगा? इट वुड कवर अबाउट, उसका वह कितना एरिया कवर कर लेगा? आप देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 40 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर और 80 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका आप सीधा सीधा आंसर लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना होता है? लगभग 80 मीटर स्क्वायर। यानी कितना एल्वोलर का सरफेस एरिया लगभग कितना हो जाता है? 80 मीटर स्क्वायर। आप इसे सोचिए, एक छोटी सी एल्वोली, लंग्स के अंदर मिलियन ऑफ एल्वोली होती है, और उसमें से एक एल्वोली को अगर हम फैला कर देखा जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया अप्रोक्स 80 मीटर स्क्वायर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस तो आपने सुना ही है, और मैनी रेप्टाइल्स हैव हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट। जैसे ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होता है, यहाँ पर हमें बताना है एम्फीबियंस या मैनी रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर का हार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है 3 चैम्बर हार्ट, यानी कि हमारा ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में 4 होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। इस तरह से इस वीडियो में 19th MCQ क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। जितने MCQ हम आपको दे रहे हैं सबको करिए, आप पढ़िए अच्छी तरह से, उनके आंसर निकालिए। थैंक यू।